हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा, आज के डिस्कशन में हम लोग करेंगे कि आरएनए क्या होता है, आरएनए के कितने टाइप है और कौन से टाइप की क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है। क्लियर है? तो आइए देखते हैं हम लोग। बेटा, आरएनए ये है आरएनए, और आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड हमने देखा है, तो किसका पॉलीमर होगा बेटा जी? आरएनए भी पॉलीमर है। किसका? पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। किसका पॉलीमर है? राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। और एक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एक तो होता है पेंटोज शुगर में राइबोज शुगर, पढ़ा है आपने। पेंटोज शुगर में राइबोज शुगर होगा। क्लियर? नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं जिसमें प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों है। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। क्लियर? एंड प्यूरिन में आपने पढ़ा है क्या क्या बेटा? प्यूरिन में पढ़ा है एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडिन में पढ़ा है साइटोसिन, और यहाँ थायमिन नहीं होता, क्या होता है? यूरेसिल। और थर्ड कंपोनेंट है फॉस्फेट। क्लियर है? स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सभी को पता है आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, जबकि डीएनए क्या था? डबल स्ट्रैंडेड। तो इस तरह ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और इससे इनके ये बेसेस जुड़े होते हैं ऐसे। क्लियर है? पोलैरिटी जो भी ले लो, यहाँ 3-5 जो भी पोलैरिटी ले सकते हो। तो अब ये सिंगल स्ट्रैंड की स्ट्रक्चर कैसे होती है? अब देखो यहाँ से, यहाँ पर भी जो इनका सिंगल स्ट्रैंड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है बेटा, ये भी बना है शुगर एंड फॉस्फेट से मिलकर। किसका बना है? शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। और इस शुगर के साथ ये नाइट्रोजनस बेस जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? अब देखो यहाँ पर 1 बाय 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जो शुगर होता है वो होता है बेटा राइबोज शुगर, 5 कार्बन कॉन्टेनिंग शुगर। और डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में क्या अंतर था आप सभी को पता है। ये स्ट्रक्चर हो गया राइबोज शुगर का, और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है। एक शुगर यहाँ ले लिया मैंने, और इमेजिन करो एक शुगर मैंने ऊपर ले लिया, यहाँ ले लिया ऐसे, ये शुगर ऐसे ले ली। तो ये सेकेंड कार्बन पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है, CH2OH ग्रुप यहाँ है, और ये फर्स्ट कार्बन है। इमेजिन करो यहाँ OH ग्रुप है। तो यहाँ पर कन्फिग्रेशन क्या होगा कि जैसे 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन ये है। तो जो फॉस्फेट है एक तो 5 कार्बन से जुड़ेगा एक न्यूक्लियोटाइड में, और दूसरे के 3 से। तो 1 2 3 4 5, और 5 से देखो यहाँ फॉस्फेट जुड़ रहा है, जस्ट लाइक ऑफ डीएनए। क्लियर? तो शुगर फॉस्फेट, यहाँ देखो ये हो गया शुगर, ये हो गया फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट। इस तरह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे हैं। अब अगर ये नाइट्रोजनस बेस है और मान लो ये पायरिमिडीन है, तो आप सभी ने पढ़ा है कि पायरिमिडीन सिंगल साइक्लिक होता है जिसके फर्स्ट और थर्ड पर नाइट्रोजन है। तो हमने यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5 6। तो ये फर्स्ट कार्बन से फर्स्ट नाइट्रोजन से बाइंड करेगा। क्लियर हुआ? इसी बॉन्ड को आपने क्या कहा था? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसे हमने कहा था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यदि ये क्या है? प्यूरीन है, तो आप सभी को पता है प्यूरीन डबल साइक्लिक है। एक है बेंजीन रिंग बेटा, और एक इमिडाजोल रिंग, 1 जिसके 1 3 7 और 9th पर नाइट्रोजन था। तो ऐसे याद करना है, इज द 1 2 3 4 5
6, ये हो गया 7, 8 और ये 9, ये 9th है। तो ये जुड़ेगा फर्स्ट कार्बन और 9th नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा। तो इस बॉन्ड को आप लोग क्या कहोगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं हम लोग। क्लियर? और इस बॉन्ड को हमने क्या कहा? फॉस्फेट और शुगर के बीच की बॉन्ड को फॉस्फोइस्टर, एक फॉस्फेट के साथ 2 ईस्टर है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइस्टर। तो इस तरह ये अपनी स्ट्रक्चर शो करता है सिंगल स्टैंड में। क्लियर हुआ? शुगर बेस। तो ये ध्यान रखना है आपको कि सिंगल स्टैंडर्ड ये है 3' और ये है 5'। क्लियर हुआ? सिंगल स्टैंड कैसे होगा? नाउ अब हम लोग आते हैं कि आरएनए कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखो टाइप्स पर हम लोग आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए। फर्स्ट आरएनए हमारा राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम लोग आरआरएनए बोलते हैं। राइबोसोमल आरएनए। क्लियर? याद रखोगे राइबोसोमल आरएनए बेटा मोस्ट एबंडेंट आरएनए है। टोटल आरएनए का 80% यही होता है। 80% ऑफ टोटल आरएनए, ये ध्यान रखना। ठीक है? और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन होता है along with protein formed subunit of ribosome, अब आप सभी ने देखा है कि राइबोसोम 2 सब यूनिट के बने होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। अगर मैं यहाँ पर राइबोसोम की टाइप की बात करूँ तो देखो बेटा, ये 70S राइबोसोम मैं ले रहा हूँ, ये है 70S। और 70S का लार्ज सब यूनिट किसका बना था? 50S, 30S। एस क्या है? सभी लोग आप लोग पढ़ रहे हो, सेप्टेबर्ग यूनिट पढ़ा है आपने। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो साइज और मास को रिप्रेजेंट करता है अप्रॉक्सीमेटली। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना आपको कि दोनों सब यूनिट, चाहे ये स्मॉल हो, ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है, दोनों सब यूनिट आपस में तभी जुड़ते हैं जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अदरवाइज ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करते हैं। और दोनों सब यूनिट किसका बना हुआ है बेटा? ये बना हुआ है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का। ये बना है आरआरएनए प्लस प्रोटीन का, इसको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, है ना। तो अब देखो ये बना होता है 16S आरआरएनए, आरएनए का टाइप है, एंड 21 प्रोटीन से मिलकर, ये ध्यान रखना है आपको। और ये बना है 23S आरआरएनए, 5S आरआरएनए एंड 31 से 33 प्रोटीन से मिलकर। तो सभी आरएनए और प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते। इस तरह आप स्ट्रक्चर देखोगे तो धागे की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ, है ना। तो आप कन्फिग्रेशन याद रखना कि किस किस प्रोटीन के बने हैं। नाउ अगर मैं 80S राइबोसोम की बात करूं तो बेटा 80S भी 2 सब यूनिट का बना होगा, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट बना होता है 60S का और ये बना होता है 40S का। यहाँ भी सेम कन्फिग्रेशन है, आरआरएनए प्रोटीन का बना होगा। तो अब देखो जो स्मॉल सब यूनिट है वो बना होता है 18S आरआरएनए एंड 32 to 34 प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है, जबकि ये बना है 28S आरआरएनए, 5.8S आरआरएनए, 5S आरआरएनए एंड 40 प्रोटीन से मिलकर। सारे आरएनए के क्या फंक्शन है मैं भी आपको ट्रांसलेशन के समय बताऊंगा। अभी आप लोग कन्फिग्रेशन याद रखना कि स्मॉल सब यूनिट किसका बना है, लार्ज सब यूनिट किसका बना है, ठीक है। और जितने आरएनए हैं ये भी ध्यान रखना, जितने आरएनए हैं वो ट्रांसक्रिप्शन के समय ही बने हुए हैं और इनके भी बनने की डायरेक्शन बेटा 5-3 डायरेक्शन होती है। क्लियर? तो अब आपसे पूछ दिया गया था कि यूकैरियोटिक सेल में, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है कि 5' पर कौन होगा और 3' एंड पर कौन सा आरएनए होगा। तो अब ध्यान रखना कि सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट का आरएनए बनता है, 18S बनेगा। फिर लार्ज सब यूनिट का स्मॉल आरएनए बनता है 5.8S और फिर बनता है 28S आरएनए। ये डायरेक्शन होती है।
क्लियर। अब आप सोचोगे कि 5s RRNA सर ने क्यों नहीं लिखा, आपको पता है पिछले डिस्कशन में मैंने बताया था कि सभी RRNA बेटा कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। 5s RRNA न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है, जिसको RNA पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज करता है, जबकि बाकी के सभी RRNA को कौन बनाता है, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस में। क्लियर हुआ क्यों नहीं लिखा, तो ये कन्फिगरेशन आप लोग याद रखना। RRNA का क्या फंक्शन हुआ, क्लियर हो गया। नाउ अब बेटा हम लोग आते हैं दूसरी टाइप ऑफ RNA, दैट इज mRNA, मैसेंजर RNA। ये है mRNA, क्या बोलेंगे, मैसेंजर RNA। क्लियर, नाम से ही पता चल रहा है क्या करेगा, मैसेजिंग फ्रेम सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। तो ये टोटल RNA का 5% है, 5% ऑफ टोटल RNA, ये ध्यान रखना आप। और क्या करेगा, इसका जो बेस सीक्वेंसेस है, द बेस सीक्वेंसेस determine the sequences of amino acid in protein। तो प्रोटीन में कौन सा अमाइनो एसिड कैसे बाइंड करेगा, कब बाइंड करेगा, ये सारी सीक्वेंसेस डिसाइड करते हैं। क्लियर है। तो अब देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो यूकैरियोटिक mRNA की मैं बात कर रहा हूं, ये यूकैरियोटिक mRNA, देखो बेटा ये यूकैरियोटिक mRNA। और यहां इमेजिन करो कि ये है यूकैरियोटिक। नाउ ये क्लियर। तो ये जो 5' एंड है, आपने पढ़ा था कैप रीजन, मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यहां आकर बाइंड किया। और बेटा 3' एंड पर था क्या, टेल रीजन, पॉली ए, याद करो पढ़ा था। क्लियर। और ये 2 रीजन हो गया, ये 5' एंड की तरफ है स्टार्ट कोडॉन, दैट इज द इनिशिएशन कोडॉन कह सकते हो, यहां पर प्रेजेंट है। और इनिशिएशन कोडॉन वो बेस सीक्वेंसेस है जहां से प्रोटीन सिंथेसिस बनना शुरू होता है। और बेटा यहां पर है स्टॉप कोडॉन, दैट मीन्स कुछ बेस सीक्वेंसेस है जो अमाइनो एसिड को सेलेक्ट नहीं करते और प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ रुक जाती है। इसका मतलब यहाँ से इनिशिएट हुआ, यहाँ से फिनिश हुआ, तो बीच वाले रीजन को ही क्या बोलेंगे, कोडिंग रीजन, और यही प्रोटीन बनाएगा। क्लियर। तो अब ध्यान दो कि जो 5' एंड की तरफ भी ये रीजन है जो इनिशिएशन कोडॉन से पहले है, और 3' एंड के तरफ भी ये रीजन है जो स्टॉप कोडॉन के बाद है। तो क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। क्लियर, नॉन कोडिंग रीजन। बट अब यहां ध्यान रखना है कि इन दोनों नॉन कोडिंग रीजन का फंक्शन अलग है, थोड़ा सा फंक्शन अलग है। जो 5' एंड की तरफ नॉन कोडिंग रीजन है, वो ये डिसाइड करता है कि हाउ ट्रांसलेशन स्टार्ट कैसे होता है, उस प्रोसेस को थोड़ा सा गाइड करता है। जबकि स्टॉप कोडॉन 3' एंड की तरफ अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये डिसाइड करता है कि सेल लोकेशन क्या है और उसकी स्टेबिलिटी क्या है। डिटरमाइन सेल लोकेशन एंड स्टेबिलिटी, ये आप लोग को ध्यान रखनी है। क्लियर। तो ये हुआ, एक mRNA एक ही प्रोटीन बना रहा है, दैट मीन्स एक ही पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, इसीलिए इस mRNA को हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA। लेकिन अगर आप लोग प्रोकैरियोटिक mRNA देखोगे तो देखो बेटा, प्रोकैरियोटिक mRNA थोड़ा सा अलग होता है। कैसा होता है, यहाँ आप देखो, ये 5' एंड और यहाँ पर 3' एंड पर, ये भी इनका अनट्रांसलेटेड रीजन है, यूटीआर रीजन, और ये अनट्रांसलेटेड रीजन है 5' एंड की तरफ। तो अब होता क्या है कि देखो, ये एक सीक्वेंस है, ये एक सीक्वेंस है, एंड दिस इज द अनदर सीक्वेंस। तो टोटल कितने सीक्वेंस हो गए, 3, 1 2 3।
तो अब देखो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यहाँ एक सीक्वेंस में स्टॉप कर गया, फिर यहाँ से प्रोसेस दूसरे सीक्वेंस के लिए स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से दूसरे सीक्वेंस के लिए स्टार्ट हुआ प्रोटीन सिंथेसिस और यहाँ आकर स्टॉप कर गया। तो इसका मतलब कि एक एमआरएनए क्या कर रहा है, यहाँ अलग प्रोटीन बना रहा है, ये अलग प्रोटीन बना रहा है, ये अलग प्रोटीन बना रहा है, सभी प्रोटीन अलग अलग हैं एक ही एमआरएनए से। और इसी कंडीशन को हमने क्या बोला था, पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। इमेजिन करो, क्लियर है। तो बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एमआरएनए में क्या है, ये हुआ। नाउ अब हम लोग आते हैं अनदर टाइप ऑफ आरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। थर्ड टाइप है बेटा टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। क्लियर है। ट्रांसफर आरएनए टोटल आरएनए का 15% होता है ऑफ टोटल आरएनए, ये ध्यान रखना। ये सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है, और स्मॉलेस्ट आरएनए का मतलब अब ध्यान रखना, ये ऑलमोस्ट 73 to 93 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। क्लियर है। नाउ उसके बाद ये सॉलेबल आरएनए होता है, इसीलिए हम लोग एस आरएनए भी बोलते हैं, सो कॉल्ड एस आरएनए। क्लियर। एंड ध्यान रखना है कि इसे एडाप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। तो एडाप्टर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि ये अमाइनो एसिड को पकड़कर राइबोसोम के ऊपर ले जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय। क्लियर हुआ। और इसके मोर देन 100 टाइप हैं, मोर देन 100 टाइप्स, ये ध्यान रखना है। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होता है। और अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर दो लेवल पर हम लोग डिस्कस करते हैं। एक स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान रखना जो कि क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, क्लोवर लीफ लाइक, जो कि 2D स्ट्रक्चर है, 3D नहीं है, 2D स्ट्रक्चर है। और ये दिया था हॉली ने, हॉली ने दिया था। और एक बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड एल सेप्ट स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड एल सेप्ट स्ट्रक्चर। और ये 3D स्ट्रक्चर माना जाता है, जो कि प्रपोज किया था कीमैन क्लग ने, ये ध्यान रखना है। क्लियर। मॉडर्न स्ट्रक्चर हम लोग 3D स्ट्रक्चर मानते हैं। तो अगर इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो देखो कैसा होता है। यारों को अभी इस तरफ ले रहा हूं। ये स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, नॉर्मल टीआरएनए। बेटा ये 3' एंड है, ये 5' एंड है, ये गुआनिन से एंड करता है। और ध्यान रखना 3' एंड पर एक ग्रुप होता है CCA OH ग्रुप होता है, ये OH ग्रुप है ना। तो इसी साइट से हमारी अमाइनो एसिड आकर बाइंड करती है, इसीलिए साइट को क्या बोलते हैं, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। क्लियर। तो अमाइनो एसिड के पास क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो इमेजिन करो कि वो अपने कार्बोक्सिल ग्रुप से ऐसे यहां आकर बाइंड करता है, ऐसे ये बॉन्ड बनाता है। बट ये बॉन्ड ट्रांजिएंट होता है, परमानेंट नहीं होता। तो अमाइनो एसिड को इसी साइट से ये बाइंड कराकर राइबोसोम पर ले जाता है। बट इस बाइंडिंग के लिए, इस बाइंडिंग के लिए बेटा एक एंजाइम की जरूरत होती है, जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। और वो एंजाइम बाइंड कहाँ करता है, इस साइट पर बाइंड करता है, इसीलिए हम लोग इसे एंजाइमेटिक साइट बोलते हैं। तो एंजाइमेटिक साइट बाइंडिंग साइट है किस एंजाइम के लिए, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, जो अमाइनो एसिड और टीआरएनए की बाइंडिंग को रेगुलेट करता है। और यहाँ पर कुछ स्पेशल बेस होते हैं, डाईहाइड्रोक्सीयूरिडीन, दैट इज वाई DHU लूप भी हम बोलते हैं। तो ये देखो, देखना 5' एंड की तरफ होता है। क्लियर। और जब आरएनए
टीआरएनए अमाइनो एसिड के लेकर बेटा जाएगा कहाँ, राइबोसोम पर। तो राइबोसोम पर अमाइनो एसिड की बेस सीक्वेंसेस कौन डिसाइड करता है, एमआरएनए का कोडॉन डिसाइड करता है, एमआरएनए के बेस सीक्वेंसेस डिसाइड करते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई बेस सीक्वेंसेस है, हमने मान लिया GUG है ना, तो GUG जिस अमाइनो एसिड को कोड करेगा ना, वो अमाइनो एसिड यहाँ बाइंड करेगा, ये ध्यान रखना, ए साइट पर। और ये जाकर फिर एमआरएनए से अपने इस एंटी कोडॉन से जाकर रिकॉग्नाइज करेगा। तो एंटी कोडॉन क्या हो गया, CAC। इस कोडॉन के लिए एंटी कोडॉन ये हो गया, इसीलिए इस साइट को हमने क्या बोला, एंटी कोडॉन साइट। और ये है राइबोसोमल साइट, इसे बोलते हैं राइबोसोमल साइट। और ये क्या करता है कि राइबोसोम पर जाकर उसके 5S rRNA से जाकर बाइंड कर जाता है। और यहाँ पर भी स्यूडो एलील्स प्रेजेंट हैं, T-साई-C लूप भी इसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर। तो अब ध्यान रखना है क्या, इस साइट पर अमाइनो एसिड बाइंड करेगा, उस बाइंडिंग के लिए जो एंजाइम की जरूरत होगी वो बेटा बाइंड करेगा इस एंजाइमेटिक साइट पर। फिर टीआरएनए अपने एंटी कोडॉन से जाकर एमआरएनए के कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेगा, और जो राइबोसोमल साइट है वो लार्ज सब यूनिट दैट मीन्स राइबोसोम के 5S rRNA से जाकर बाइंड करेगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ टीआरएनए में ये शॉर्ट आर्म होते हैं, शॉर्ट आर्म, बट याद रखना है सभी में नहीं होते हैं, मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट भी, किसी में होंगे किसी में नहीं होते। क्लियर हुआ। और बट इसका फंक्शन क्या है हम लोग आज तक नहीं जानते। तो ये स्ट्रक्चर हुआ टीआरएनए का। और दूसरी कुछ टाइप है, जैसे आपके बुक में अभी हमने पढ़ा कि एसएनआरएनए, याद करो, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये कहाँ प्रेजेंट था, इन न्यूक्लियस ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉरी न्यूक्लियस ऑफ सेल। उसके बाद ये क्या कर रहा था, एसएनआरएनए, याद करो एसएनआरएनए बेटा प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना रहा था, एसएनआरएनपीएस। अभी स्प्लाइसिंग में देखा था एसएनआरएनपीएस, या हमने इसे प्रोनाउंस किया था स्नर्प। हाँ, और यही स्नर्प क्या है, स्प्लाइसियोसोम मशीनरी है जो प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है। तो हमने बहुत सारे एसएनआरएनए पढ़ा, E1, U2, E3, E4। तो एमआरएनए के अलग हैं बेटा, आरआरएनए के लिए अलग होते हैं, टीआरएनए के लिए अलग होते हैं, ये प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। क्लियर। ये एसएनआरएनए रहा। और एक टाइप आप लोग याद रखना जिसे हम कहते हैं एससीआरएनए, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए इसको बोलते हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये ध्यान रखना है। क्लियर। और ये क्या करता है, कुछ 6 to 8 प्रोटीन से जुड़कर, है ना, ये आरएनए इस प्रोटीन से जुड़कर ये बनाता है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। क्या बनाएगा, फॉर्म्ड ए सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल इसको बोलते हैं, ध्यान रखोगे, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। क्लियर है। और ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल क्या करता है कि आपने देखा है कि हमारे यूकैरियोटिक सेल में बेटा राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ा रहता है। तो ये राइबोसोम है ना, और ये जब जुड़ जाता है तो इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, आरईआर। तो जो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल है वो डिसाइड करता है कि राइबोसोम कब ईआर से बाइंड करेगा, क्लियर, और कब बाइंड नहीं करेगा। तो दिस इज द टाइप ऑफ आरएनए। आज हमने ये सारी डिस्कशन पूरा किया, आरएनए क्या, आरएनए की टाइप क्या है। अगले डिस्कशन में अगले टॉपिक के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। बेटा अगर ये डिस्कशन आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड बेल आइकन पुश करके रखो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। जो और भी लगता है कि गुंजाइश है कि सर ऐसे करो, ये करो, इस टॉपिक को डिस्कस करो, तो मैं ज़रूर इस पर ध्यान दूंगा और आप लोग इस पर ज़रूर कमेंट करो। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।